स्टेटमेंट है इसकी, अ लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ्स लाइन। वो अमूमन छतों पे वो तारें लटकाई होती हैं ना कपड़े फैलाने के लिए, वो धोने के बाद कपड़े सुखाने के लिए जो तारें लटकाई होती हैं, वो उस तरह की एक तार है। कहता है लोड ऑफ 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन। तो उसी क्लॉथ लाइन के साथ एक लोड सस्पेंड किया गया है 10 न्यूटन का। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल एट ईच एंड। कहता है जब लोड उसके साथ कनेक्ट किया जाता है तो जाहिर सी बात है लोड जब कनेक्ट होगा तो अपनी ओरिजिनल शेप से डिस्टॉर्ट हो जाएगी, और डिस्टॉर्ट होने के बाद अब वो उस हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ उसके दोनों एंड्स एंगल बना रहे हैं 15 डिग्री का। मतलब अगर पहले वो इस तरह से इस पोजीशन में थी, वो क्लॉथ लाइन जो थी, वो कपड़े फैलाने वाली तार, वो इस पोजीशन में थी। अब जब इसके साथ लोड कनेक्ट किया जाएगा इसके सेंटर में, तो सेंटर में जब लोड कनेक्ट किया जाएगा तो अब जो नई शेप बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। ठीक है, तो ये एक नई शेप बन गई इसकी डिस्टोर्ट होने के बाद, और ये वो लोड कनेक्ट किया गया। दिस इज द लोड। और लोड कितना है, ये बताया गया है कितना लोड है, 10 न्यूटन का। दिस इज द लोड ऑफ 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का लोड है ये। कहते हैं अब ये जो एंगल बना रही है, अब ये वो ये जो पहले वाली है, ये इसकी ओरिजिनल शेप जो है, डिस्टॉर्ट होने से पहले की जो शेप थी, ओरिजिनल शेप वो थी। ठीक है, लेकिन अब जो नई इसकी पोजीशन है, इसकी जो नई शेप है वो ये जो आपको दिखाई दे रही है, दिस एंड दिस। ठीक हो गया। कहते हैं ये दोनों एंड्स के साथ जो एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है 15 डिग्री का। दिस इज एंगल ऑफ 15 डिग्री एज वेल एज दिस इज 15 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 15 डिग्री के एंगल्स हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने, ये नहीं जी, ये दोनों एंगल्स हैं 15 डिग्री के। 15 डिग्री, ये दोनों 15 डिग्री के एंगल बन गए। अब सवाल उसका क्या है, सवाल उसका ये है कि फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। इस क्लॉथ लाइन में जो टेंशन होगी आपने ये फाइंड करनी है। देखें, बिल्कुल क्लियर सी बात है, जब लोड यहाँ पे कनेक्ट किया गया, ये 3-4 दिन पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था, शॉर्ट क्वेश्चन में इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन था। वहां मैंने आपको बताया था कि टेंशन की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, किसी भी स्ट्रिंग में जो टेंशन की डायरेक्शन है वो हमेशा उस पॉइंट की तरफ होती है जिस पॉइंट के साथ, जिस रिजिड सपोर्ट के साथ स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया। अब यहाँ पे रिजिड सपोर्ट है ये वाली, ठीक है, ये वाली और ये वाली। तो ये वो रिजिड सपोर्ट है जिसके साथ इसको स्ट्रिंग को कनेक्ट किया गया है, इसलिए टेंशन की डायरेक्शन यहाँ भी इस तरफ होगी और यहाँ भी टेंशन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इन दोनों टेंशन को मैं नाम दे देता हूँ T1 और T2 का। सो दीज आर द टेंशन T1 एंड T2। ठीक हो गया जी। और यही टेंशन हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखें, वंस अगेन हम एक दफा फिर यहाँ पे इसको टेंशन को इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेंगे। अब जब टेंशन कंपोनेंट्स में रिजोल्व होगी तो जो नए कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो ये बनेंगे। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि एक कंपोनेंट होगा ये वाला, दिस वन, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जबकि दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ये होगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह टेंशन को मैंने इसके कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब सवाल ये है कि ये वाला जो कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें, अगर ये एंगल 15 डिग्री है तो बिल्कुल क्लियर है, जी नहीं बन रहा ये ऐसे, ये जी कंप्लीट हो गए। तो जब जी कंप्लीट हो गए तो दीज एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। थ्योरम्स में आपने पढ़ रखा है कि ये जी एंगल्स जो होते हैं, जिनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है, ये हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर वो एंगल 15 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, अब स्पेस नहीं है तो नीचे में लिख देता हूँ, तो ये एंगल भी 15 डिग्री ही होगा। ठीक हो गया जी। तो जब ये 15 डिग्री है तो हमें पता है कि थीटा के साथ वाला, एंगल के साथ वाला हमेशा cos थीटा होता है। तो इसलिए ये वाला कंपोनेंट बनेगा T1 cos ऑफ 15 डिग्री। ठीक है, जबकि जो दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो होगा T1, इधर मैं लिख देता हूं, ये बन जाएगा T1, एक मिनट कलर डिफरेंट यूज कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। तो ये वाला जो कंपोनेंट बना, ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये है T1 साइन ऑफ 15 डिग्री। T1 साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक हो गया जी। नजर आ रहे, आ रहा है, बस ऑलमोस्ट क्लियर है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से देखें अब इसको, कि जो दूसरी टेंशन है T2 टेंशन, इसको भी इसके कंपोनेंट्स में अगर मैं रिजोल्व करूंगा तो वंस अगेन एक कंपोनेंट तो फिर यही बनेगा,
ये वाला कंपोनेंट ऐसे, जबकि दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, फिर दूसरा कंपोनेंट ये होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस वन। ठीक हो गया। तो वंस अगेन अगर ये वाला एंगल 15 है तो ये भी फिर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी 15 डिग्री ही होगा। ठीक हो गया जी, दैट एंगल इज 15 डिग्री। सो ये वाला जो कंपोनेंट बनता है ये बनता है T2 cos ऑफ 15 डिग्री, जबकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहीं पे मैं लिखता हूं, यही रेड कलर में जो जा रहा है, ये वर्टिकल कंपोनेंट ये बनेगा T2 साइन ऑफ 15 डिग्री, T2 साइन ऑफ 15 डिग्री। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। अब हमें यहाँ पे सर हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, अब यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी मिल गई हैं और वर्टिकल फोर्सेस भी। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी हैं, वो है T2 cos 15 एंड T1 cos 15, जबकि वर्टिकल फोर्सेस कौन सी हैं, वो है ये देखें बिल्कुल ऊपर जा रही है, T1 sin 15, T2 sin 15, और एक ये डाउनवर्ड फोर्स इसकी जो फोर्स ऑफ वेट है W, ये हमें वर्टिकल फोर्सेस मिल गई। जी हम ना पूछें। सर ये T1 और T2 के एक ही मतलब डायरेक्शन है वर्टिकल बिल्कुल एक ही है, वर्टिकल कंपोनेंट की? जी जी बिल्कुल एक ही है। ये चंद दिन पहले भी मैंने बताया था, वहां पे मैंने थोड़ी सी सेपरेट करके ड्रॉ की थी ताकि कंफ्यूजन ना हो, लेकिन अब तो आपको समझ आ चुकी ना कि देखिए ये वाला वो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आके दोनों टेंशन की लाइंस मिल रही हैं, तो जब जो कंपोनेंट स्टार्ट होंगे वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होंगे। तो एक कंपोनेंट इस तरफ को आ जाएगा जो कि T1 cos 15 है, और एक यहीं से डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा जो कि होगा T1 sin 15। फिर बिल्कुल इसी तरह यहीं से एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा जो कि होगा T2 cos 15, और बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं से ऊपर दूसरा कंपोनेंट चला जाएगा जो कि T2 sin 15 होगा। मतलब ये कि ये जो कंपोनेंट है T1 sin 15 और T2 sin 15, ये दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे, जैसे ये मार्कर एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये ब्लू और देखें ब्लू और रेड मार्कर कोइंसाइड कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट्स T1 sin 15 और T2 sin 15 भी कोइंसाइड कर रहे हैं। क्लियर हुई ये बात? चलूं अब आगे। यस सर। ओके, अब हम अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें कैलकुलेशंस हमने स्टार्ट करनी है, सिस्टम पूरे का पूरा इक्विलिब्रियम में बिल्कुल क्लियर है आपके सामने कि जब उसके साथ वायर के साथ उस क्लॉथ लाइन के साथ हमने लोड को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड हो जाने के बाद, डिस्टोर्ट हो जाने के बाद, क्लॉथ लाइन के डिस्टोर्ट हो जाने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम की देखें, मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूं, तो बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की। तो देखें फर्स्ट कंडीशन आपको पता है, एक है सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरी फॉर्म है उसकी सुमेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो। पहले सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो देखिए। तो देखें एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है T1 cos 15, दूसरी है T2 cos 15, दोनों एक्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, इसलिए इनके साइंस जो है वो डिफरेंट होंगे। सो आई कैन राइट T1 cos 15 पॉजिटिव साइन के साथ, जबकि दूसरी वाली जो है T2 cos 15 वो नेगेटिव साइन के साथ, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो। अब यहां से देखें दूसरी साइड पे जब मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो T1 cos 15 इज इक्वल टू T2 cos 15 लिखा, और बिल्कुल क्लियर है कि दोनों cos 15 कैंसल। तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया कि T1 टेंशन और T2 टेंशन आपस में इक्वल हैं। मींस के दीज टू टेंशन, एक ये वाली टेंशन जो थी ये वाली ब्लैक कलर में, और दूसरी ये ब्लैक कलर में, ये दोनों T1 और T2 टेंशन ये आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में। क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में नहीं। तो जब दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो इनको फिर हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू टी, एक ही नाम दे दिया टी का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ये तो हमने इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की फॉर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस। अब हम इक्विलिब्रियम की यही फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं फॉर वाई डायरेक्टेड फोर्सेस, क्योंकि दो फॉर्म्स आपने पढ़ी थी। तो अब देखिए ये मैंने लिखा, नाउ अगेन सुमेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, अगेन सुमेशन एफ वाई इक्वल्स टू जीरो। तो सुमेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं। तो देखें वाई एक्सिस में कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वाई डायरेक्शन में, एक T1 sin 15 upward, T2 sin 15 upward, and weight downward. So I can write here T1 sin 15 प्लस का साइन, T2 sin 15, और फिर है वेट डाउनवर्ड है ना, तो माइनस W, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया जी।
अच्छा अब जरा देखें, दोनों T1 T2 इक्वल थे और इनको T का नाम दिया हुआ था, तो दोनों की जगह मैं लिख देता हूँ T। सो ये मैंने लिखा T sin 15 प्लस T sin 15 माइनस W की जगह W की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है 10। सो ये मैंने लिख दिया 10 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में देखें जरा, इसको मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स T sin 15, 2 टाइम्स T sin 15, T sin 15 T sin 15, तो 2 टाइम्स T sin 15, 10 दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अब कैंसिलेशन होगी, देखें 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10, तो T इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 15। अब ये आपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी? हाँ जी, कोई मसला इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। ओके, फिर इसका ले लें। सर सब क्लियर है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इसे फिर मैं मिटाने वाला हूँ अब। आंसर है। लाइबा मुझे कुछ समझ नहीं आई आपने क्या बोला है, क्वेश्चन पूछ रही हैं या कुछ बता रही हैं, कुछ नहीं मुझे पता। सर वो कह रही है, वो आंसर बता रही है। अच्छा चलें, अब मुझे तो समझ नहीं आया, बरल जो भी है देख लीजिएगा ना, आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, बस सिंपल कैलकुलेशन है। हो गया, स्क्रीनशॉट में मिटा दूं अब इसको? यस सर, हो गया। जी सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं 2.16 की तरफ। नेक्स्ट है 2.16। अच्छा देखें जी, 2.16 में वो कहता है अ ट्रैक्टर ऑफ वेट 15,000 न्यूटन, एक ट्रैक्टर है उसका वजन है जी 15,000 न्यूटन, क्रॉसेज अ सिंगल स्पैन ब्रिज ऑफ वेट 8,000 न्यूटन। एक ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और ब्रिज का जो वेट है वो कितना है 8,000 न्यूटन एंड ऑफ लेंथ 21 मीटर्स, और उसी ब्रिज की लेंथ 21 मीटर्स है। द स्पैन ब्रिज इज सपोर्टेड हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर एंड। ये चीज गौर से देखने वाली है, द स्पैन ब्रिज इज हाफ अ मीटर फ्रॉम आइदर एंड। मतलब उसके कहने का ये है कि ये देखें, ये अगर ये ब्रिज है पूरे का पूरा, अब अगर ये पूरे का पूरा ब्रिज है तो डेफिनेटली ऐसा तो नहीं, ब्रिज पूरे की लेंथ अगर 21 मीटर उसने बताई है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये देखें, ये कोई सपोर्ट्स होंगी जिनके ऊपर इस ब्रिज को प्लेस किया हुआ है, ठीक है, जैसे पिलर्स वगैरह खड़े किए होते हैं। तो दोनों एंड्स पे, एक एंड पे इधर पिलर खड़ा किया हुआ है, ये मेरी फिंगर को अपने पिलर कंसिडर करना है। ये समझा तो नहीं सकूंगा सही तरह, लेकिन चलें, ये चलें ठीक हो गया। अब ये जो मेरी फिंगर्स हैं इनको आप पिलर्स कंसिडर करें। तो जब आपने इनको पिलर्स कंसिडर कर लिया तो देखें ब्रिज के दोनों एंड्स का कुछ ना कुछ हिस्सा इन पिलर्स की नजर हो चुका है, यानी कुछ ना कुछ हिस्सा दोनों एंड्स पे पिलर्स ने इसको जो है वो रिमूव कर दिया है। तो वो कहता है वो कितना 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 हिस्सा पिलर्स की नजर हो गया है, कितना कितना हिस्सा पिलर्स ने रिमूव कर दिया है। तो कहता है इस 21 मीटर के ब्रिज का हाफ हाफ मीटर दोनों साइड पे पिलर्स ने रिमूव कर दिए। ठीक हो गया? तो अब जो दरमियान में जो बाकी का हिस्सा बचता है वो कितना होगा? डेफिनेटली वो 20 मीटर्स होगा। ठीक हो गया? तो यही चीज मैं यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करता हूं कि देखें, ये अगर एक पूरे का पूरा ब्रिज है, ये ब्रिज है पूरा, तो देखें वो ये कह रहा है कि इतना हिस्सा जो है लाइक दिस, यहाँ पे ये जो ये वाला जो हिस्सा है इतना, कहते हैं ये हाफ मीटर है। कितना? हाफ मीटर, 1/2 मीटर्स। ठीक हो गया? इसे मैं बल्कि साइड पे लिख देता हूँ क्योंकि नीचे लिख देता हूँ, उधर मैंने भी और भी बहुत कुछ ड्रॉ करना है। तो ये लिखा जी 1/2 मीटर्स। और इसी तरह दूसरा एक और जो इसकी सपोर्ट है वो है यहाँ पे लाइक दिस। तो ये वाली सपोर्ट भी कितनी है? ये भी है 1/2 मीटर्स। तो जब ये 1/2 मीटर्स 1/2 मीटर्स, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है, ये जो बाकी का हिस्सा बचेगा इतना, ये कितना होगा? डेफिनेटली ये 20 मीटर्स होगा, क्योंकि पूरे ब्रिज की लेंथ उसने कितनी बताई हुई थी? पूरे ब्रिज की लेंथ उसने 21 मीटर्स बताई थी। तो जब आधा मीटर यहां से गया, आधा मीटर यहां से गया, तो बाकी कितना बचेगा? 20 मीटर बचेगा।
ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, मजीद आगे वो कहता है द ट्रैक्टर फ्रंट व्हील टेक 1/3 ऑफ द टोटल वेट ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील्स हैं वो ट्रैक्टर के टोटल वेट का 1/3 है। यानी अगर ट्रैक्टर का टोटल वेट कितना बताया हुआ है, 15,000 न्यूटन ट्रैक्टर का टोटल वेट बताया है। तो जब ट्रैक्टर का टोटल वेट 15,000 न्यूटन है तो उसमें से 1/3 कितना बनेगा, 1/3 5,000 न्यूटन बनेगा। तो अगले जो दोनों व्हील्स हैं उनका वेट है 5,000 न्यूटन। ठीक हो गया। तो जब अगले दोनों व्हील्स का वेट 5,000 न्यूटन है तो पिछले दोनों व्हील्स का कितना होगा, 15 में से 5,000 की तो बाकी कितना बचा, 10,000। तो पिछले दोनों व्हील्स का फिर 10,000 न्यूटन होगा। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है तो ट्रैक्टर की बॉडी किधर की, तो बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर की बॉडी का कोई जिक्र नहीं किया हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में फिर ट्रैक्टर की बॉडी को हम वेटलेस कंसिडर करेंगे। हम ये कंसिडर करेंगे कि उसका जो वेट है बाकी व्हील्स के मुकाबले में ना होने के बराबर है, इतना कम है कि हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में फिर ये करना पड़ता है। तो अब ट्रैक्टर की बॉडी को हमने वेटलेस कंसिडर किया हुआ है, यानी दोनों व्हील्स, चारों व्हील्स के मुकाबले में ऑलमोस्ट उसका वेट निग्लेजिबल है। अब ये चीजें मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ। और साथ एक और बात भी कहता है कि द रियर व्हील्स आर 3 मीटर बिहाइंड द फ्रंट व्हील। यानी दोनों जो फ्रंट व्हील और रियर व्हील्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर्स, यानी ट्रैक्टर की टोटल लेंथ क्या है, 3 मीटर्स है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द ब्रिज, calculate the force on the bridge supports when the rear wheels are at the middle of the bridge span। कहता है कि जब ट्रैक्टर के रियर व्हील्स, ट्रैक्टर के पिछले व्हील्स जब एग्जैक्टली इस ब्रिज के मिड में होंगे तो उस वक्त ये दोनों सपोर्ट्स कितनी फोर्स अप्लाई कर रही होंगी ब्रिज पे। ठीक है, तो देखें अब जो जाहिर सी बात है, बिल्कुल क्लियर सी बात है कि अगर मैंने इस मार्कर को अपने हाथ पे रखा हुआ है तो मार्कर अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ की जो रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो जिस तरह मेरा हाथ इस मार्कर पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, बिल्कुल इसी तरह जब ये इस पूरे ब्रिज को हमने इन सपोर्ट्स के ऊपर प्लेस किया हुआ है तो ब्रिज अपने वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों सपोर्ट्स ब्रिज पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगी, और वही रिएक्शन फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो एक रिएक्शन फोर्स होगी ये वाली, ये रिएक्शन फोर्स है एक जिसको R1 का नाम दिया जाएगा, और दूसरी ये रिएक्शन फोर्स है जिसको R2 का नाम दिया जाएगा। यही दोनों फोर्सेस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, किस टाइम, ये दोनों फोर्सेस किस टाइम की फाइंड करनी है, ये दोनों फोर्सेस उस वक्त की फाइंड करनी है कि जब ट्रैक्टर के पिछले व्हील एग्जैक्टली मिड में होंगे। तो ट्रैक्टर के पिछले व्हील अगर एग्जैक्टली मिड में है तो इसके अकॉर्डिंग की फिगर में ड्रॉ कर देता हूं। देखें ये ऑलमोस्ट मिड बनता है, तो ये ट्रैक्टर के पिछले व्हील मैंने ड्रॉ कर दिए, ये ट्रैक्टर के अगले व्हील ड्रॉ कर दिए, और ये जो है आड़ा तिरछा से पूरा ट्रैक्टर ड्रॉ कर दिया। बस इसको अपने ट्रैक्टर ही समझना है नहीं, और समझ लें, गुजारा चल गया बस। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन ये गिवन है कि ट्रैक्टर का पूरा वेट कितना है, 15,000 न्यूटन है। तो मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ ट्रैक्टर, वेट ऑफ ट्रैक्टर। पता नहीं ट्रैक्टर की जो भी स्पेलिंग है सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ देख लीजिएगा। वेट ऑफ ट्रैक्टर कितना है, 15,000 न्यूटन। ठीक है। अच्छा, ट्रैक्टर के जो फ्रंट व्हील है, कहता है ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील पूरे ट्रैक्टर के वेट का 1/3 है, 1/3 वेट कंटेन कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स, वेट ऑफ फ्रंट व्हील्स, फ्रंट व्हील्स का वेट, जिसको मैं डिनोट कर देता हूं W1 से, क्योंकि यूज होने ये इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया W1 से। कितना है वेट, उसने खुद कहा कि 1/3 है ट्रैक्टर के टोटल वेट का, 1/3, 1/3 है ट्रैक्टर के टोटल वेट का, तो लिख दिया 1/3 ऑफ 5,000 न्यूटन, जो कि बनता है 5,000 न्यूटन। तो ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील आगे 5,000 न्यूटन। अच्छा, फिर रियर व्हील्स जो हैं, वेट ऑफ रियर व्हील्स। अब रियर व्हील्स का कितना वेट है उसको मैं W2 से डिनोट कर देता हूं, और डेफिनेटली ट्रैक्टर का पूरा 15,000 न्यूटन वेट है, फ्रंट व्हील्स का 5,000 न्यूटन है, तो रियर व्हील्स का कितना होगा, वो होगा 15,000 माइनस 5,000, जो कि बनेगा 10,000 न्यूटन। ठीक हो गया जी, ये ट्रैक्टर के रियर व्हील्स का वेट आ गया हमारे पास। अच्छा, साथ ही साथ और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, एक इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि हाँ, ट्रैक्टर के दोनों व्हील्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ये 3 मीटर्स है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस बनता है इस डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पे। मैं चलिए इधर ही कर देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के बारे में कहता है कि दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर्स।
ठीक हो गया, ये डिस्टेंस भी हो गया। अच्छा खुद देखें जरा, जब ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर्स है और हमें ये बता दिया गया है कि ट्रैक्टर के जो रियर व्हील्स हैं, जो उसके पिछले वाले व्हील हैं, वो एग्जैक्टली इस ब्रिज के सेंटर में आ चुके हैं, तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि ये वाला डिस्टेंस अब कितना होगा, पूरा ब्रिज जो है इतना, ये वाला जो डिस्टेंस है 20 मीटर्स है, अगर ये वाला 3 मीटर्स है तो बाकी ये कितना बचेगा, ये बचेगा 7 मीटर्स। ठीक हो गया, और ये 7 मीटर्स, तो बस आगे तो चीज क्लियर ही है, ये वाला कितना होगा, ये होगा 10 मीटर्स, ये होगा 10 मीटर्स। ठीक है जी। अब जो जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम फोर्सेस को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। दो फोर्सेस तो यहाँ पे मैंने लिख दी जो हमने फाइंड करनी है, R1 और R2 आपके सामने ड्रॉ कर दी। मजीद कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो देखिएगा, मजीद जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स है ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील्स जो है इनका वेट, जो कि एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लाइक दिस। ठीक है, ट्रैक्टर के फ्रंट व्हील का वेट एग्जैक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और फ्रंट व्हील्स के वेट को मैं W1 का नाम दे चुका हूं। सो एक फोर्स ये होगी W1। दूसरी फोर्स देखिए, ट्रैक्टर के जो रियर व्हील्स हैं उनका वेट वो कितना है, उसे W2 का नाम मैं दे चुका हूं, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। साथ एक और चीज भी है जो मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं लिखी इस इंफॉर्मेशन में, वो ये है कि ब्रिज का अपना वेट जो कि बताया हुआ था कितना, 8000 न्यूटन आई थिंक बताया हुआ है, यस, कि ब्रिज का अपना वेट जो है वो है 8000 न्यूटन। तो मैं लिख देता हूं वेट ऑफ ब्रिज, ब्रिज का अपना वेट जिसको मैं W3 से डिनोट कर देता हूं, और वो है 8000 न्यूटन। ठीक है। अच्छा आप जरा देखिएगा कि जैसे व्हील्स जो हैं वो सेंटर में हैं, उनका वेट एग्जैक्टली यहां से डाउनवर्ड है W2। तो ब्रिज का किसी भी चीज का, किसी भी बॉडी का जो वेट है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है ना। अब यहाँ पे ये ब्रिज स्पैन जो है, ये जो पूरे का पूरा ब्रिज है, ये यूनिफॉर्म विड्थ का है। तो जब यूनिफॉर्म विड्थ का है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ब्रिज के सेंटर में होगा। जैसे ये ब्रिज है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली यहाँ पे होगा, सेंटर में। ठीक है। तो जब सेंटर सेंटर में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो इसका मतलब है W3 की जो लाइन है, यानी ब्रिज के वेट की जो लाइन है W3, वो भी एग्जैक्टली यही वाली लाइन होगी। ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं W2 भी लिख दिया, और यहीं पे मैं कोमा डाल के W3 भी लिख देता हूं कि सेम लाइंस हैं W2 और W3 एग्जैक्टली डाउनवर्ड। जी, यहां तक मुझे बताएं कोई मसला, ये जो पूरी फिगर ड्रॉ की आपके सामने, यस, एनी प्रॉब्लम? अब ये पूरी फिगर जाहिर है पेपर में इस तरह से ड्रॉ नहीं हुई होगी, आपने खुद ड्रॉ करनी है। बुक में वैसे देख भी लेता हूं, यस, बुक में तो बिल्कुल सिंपल सी फिगर ड्रॉ हुई है। बाकी आपने खुद ही इसको, जैसे मैंने आपके सामने किया इसी तरह आपने इसको कर लेना ड्रॉ। जी मुझे बताएं, यहां तक कोई मसला है, आगे चलूं मैं? क्लियर है सर। ओके। अच्छा फिर अब आगे चलते हैं। अब देखिए पूरे का पूरा सिस्टम वंस अगेन इक्विलिब्रियम में है। तो जब सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन में पता है आपको, एक होता है सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, और एक होता है सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है। अब ये तो सुमेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एक दफा फिर हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही एक्ट नहीं कर रही, फोर्सेज हैं सारी वाई डायरेक्शन में। देख लें जितनी भी हैं सारी वर्टिकल फोर्सेज हैं, कोई वर्टिकली अपवर्ड कोई वर्टिकली डाउनवर्ड, इसलिए सुमेशन एफ एक्स हमारे किसी काम का नहीं है। ये तो गया, खत्म। तो फिर सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0 में यहां पे यूज करूंगा। तो मैं लिखता हूं अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा सुमेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अच्छा अब जरा देखें वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, बिल्कुल क्लियर है, R1 फोर्स R2 फोर्स एग्जैक्टली अपवर्ड। सो दोनों को पॉजिटिव साइन के साथ मैंने लिखा R1 प्लस R2। इसके बाद डाउनवर्ड फोर्सेस W1 W2 W3 एग्जैक्टली डाउनवर्ड है तीनों। सो तीनों को मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा, W1 माइनस W2 माइनस W3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ आई कैन राइट R1 प्लस R2 एज इट इज, क्योंकि ये तो फाइंड करने हैं। जबकि W1 W2 W3 तीनों की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, 5000 10,000 8,000। तो ये लिखा जी 5000 5000 माइनस 10,000 माइनस 8,000।
एंड दिस इज इक्वल टू 0। और अगले स्टेप में R1 प्लस R2 को मैं क्या लिख दूंगा, जाहिर है ये क्या बनता है, ये बनता है 15,000 और 23,000 जो कि दूसरी साइड पे शिफ्ट होके ये मैंने लिख दिया 23,000 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स का रूल आपने सीख लिया 10th में काफी डिटेल से, 10th की मैथ में, कि जितने वेरिएबल्स होते हैं हमें कम से कम उतनी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। अगर एक वेरिएबल हो जो हमने फाइंड करना है, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, अगर वो सिंगल है तो एक इक्वेशन से काम चल जाएगा। अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है तो कम से कम दो इक्वेशन जरूरत होगी। तीन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है तो कम से कम तीन इक्वेशन की जरूरत होगी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स फाइंड करने हैं R1 R2, तो इक्वेशन भी फिर दो जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये सिर्फ एक इक्वेशन बनी है, इसलिए अब दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ेगी। तो अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। तो जब सेकंड इक्वेशन की बात होगी तो जाहिर सी बात है फर्स्ट कंडीशन तो हमने यूज कर ली, फर्स्ट कंडीशन से जितनी इक्वेशंस पॉसिबल थी आपके सामने, तो अब फिर सेकंड कंडीशन को यूज करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को। तो यहां पे फिर लिखता हूं मैं, नाउ अप्लाइंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम की मैं अब अप्लाई कर रहा हूं सेकंड कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपको पता है सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टॉर्क की जब भी हम बात करते हैं तो हमें कोई ना कोई पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि देखें अगर ये आपके सामने मैं मार्कर रखता हूं, ये मार्कर है, अगर इसको मैंने रोटेट करवाना है तो देखें अब ये रोटेट कर रहा है, तो पिवट पॉइंट क्या है, पिवट पॉइंट वो पॉइंट है जहां से मैंने इसको ग्रिप किया हुआ है, ये वाला पॉइंट, ये पिवट पॉइंट है। तो कोई ना कोई पिवट पॉइंट तो फिर हमें यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, तभी हम टॉर्क्स की बात कर सकते हैं। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहे तो पिवट पॉइंट इस एंड को कंसिडर करें, चाहे उस एंड को कंसिडर करें, किसी भी एक एंड को कंसिडर कर लें। ठीक हो गया, तो इस एंड को मैं नाम दे देता हूं एंड ए का, इस वाले एंड को नाम दे देता हूं बी का, और मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मैं ए को पिवट पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। आपकी अपनी चॉइस, आप चाहें तो बी को कंसिडर कर लें। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं टेकिंग ए एज पिवट, टेकिंग पॉइंट ए एज पिवट, ए को मैंने पिवट पॉइंट कंसिडर कर लिया। तो जब ए पिवट पॉइंट कंसिडर कर लिया तो अब तमाम के तमाम टॉर्क्स जो होंगे वो ए के अबाउट होंगे। जैसे यहाँ पे ये मेरा पिवट पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, तो सारे टॉर्क्स उसी पॉइंट के अबाउट थे। तो जब सारे टॉर्क्स उसी पॉइंट के अबाउट थे तो मूवमेंट आर्म्स जो कंसिडर किए जाएंगे, मूवमेंट आर्म्स की जो मेजरमेंट्स की जाएंगी वो तमाम मेजरमेंट्स उसी पिवट पॉइंट से होंगी। क्योंकि मूवमेंट आर्म क्या था, एक दफा फिर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मूवमेंट आर्म क्या होता है, किसी भी फोर्स का मूवमेंट आर्म होता है उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब अगर यहां पे मैं R1 को फोर्स कंसिडर करता हूं और पॉइंट ए जो है वो है ही उसी पॉइंट पे जहां पे R1 है, तो इसका मतलब है R1 का जो मूवमेंट आर्म होगा वो होगा 0। तो इसलिए अब जब मैं सम ऑफ टॉर्क लिखूंगा तो देखें ये मैंने लिखा R1 मल्टीप्लाई 0। ठीक हो गया जी, क्योंकि R1 का मूवमेंट आर्म 0 बन रहा है। ए को जब पिवट पॉइंट कंसिडर करेंगे तो ए के रिस्पेक्ट से R1 का मूवमेंट आर्म 0 होगा। नेक्स्ट चलें आगे, R2 को देख लें। अब तो ये मैंने लिखा R2, अभी मैं कोई साइन नहीं लिख रहा R2 के साथ, अभी ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, ये मैंने लिखा R2, और R2 का मूवमेंट आर्म देखें क्या बनेगा। तो पॉइंट ए के अबाउट रोटेशन हमने कंसिडर की ना, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क्स कंसिडर किए ना, तो जब ए के अबाउट टॉर्क्स कंसिडर किए तो ए पिवट पॉइंट हो गया। तो इस पिवट पॉइंट से लेके इस R2, जिस पॉइंट पे R2 एक्ट कर रही है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस पूरा का पूरा जो है वो ब्रिज की लेंथ ही तो बनती है जो कि है 20 मीटर्स। सो ये मैंने लिख दिया R2 इंटू 20। ठीक हो गया, अब बाकी तीन फोर्सेस जो हैं W1 W2 W3, अब इनका जिक्र करते हैं। अभी साइंस मैंने किसी के साथ नहीं लिखे, अभी मैं ऐसे ही चला रहा हूं। अब W1 की अगर बात करें तो ये मैंने लिखा W1, और W1 का मूवमेंट आर्म क्या बनेगा, तो देखें W1 इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो यहां से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, 7 मीटर्स। तो ये मैंने लिख दिया W1 इंटू 7। फिर W2 की देखें बात करते हैं, तो ये मैंने लिखा W2, और W2 का मूवमेंट आर्म कितना बनता है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे W2 सेंटर में, तो यहां से लेके पिवट पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना बनता है, ये बनता है पूरे का पूरा 7 + 3 10। तो ये लिखा W2 इंटू 10। ठीक हो गया, और उसके बाद आखिर में W3 की बात करें तो शुरू में ही हम कह चुके हैं कि W2 W3 एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं,
जरा W3 भी इसी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, तो ये मैंने लिखा W3 और इसका भी सेम मोमेंट आर्म बनेगा 10। समझ आ गई बात की। अब मैं इनके साइंस की बात कर लेता हूं। तो देखें R1 जो है, R1 को तो छोड़े, उसके साथ साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने उसकी किस्मत में वैसे भी जीरो होना ही लिखा हुआ है, उसको तो छोड़े। अब अगर मैं R2 की बात करता हूं, तो देखें ये पूरे का पूरा ब्रिज ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे ये ब्रिज है, और ये इसका, जहां से अब मैंने इसको ग्रिप कर लिया, ये इसका पिवट पॉइंट है। अब अगर R2 एग्जैक्टली अपवर्ड है, तो इसने रोटेट करना है इस तरह से, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो R2 के साथ आ गया पॉजिटिव साइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब W1 W2 W3 की बात करें, तो वंस अगेन देखें, जब ये एक्ट करेंगे W1 W2 W3, तो इन्होंने रोटेट करवाना है इसको इस डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए तीनों के साथ नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब जरा देखें, ये तो हो गया 0, ये लिखा जी 20R2, ये लिखा जी मैंने -7 इंटू W1। क्या है वैल्यू W1 की? तो W1 की वैल्यू थी 5000, तो ये लिखा 7 इंटू 5000, फिर है माइनस W2 की वैल्यू क्या है? W2 की वैल्यू है 10000, तो ये लिखा 10000 इंटू 10। उसके बाद है माइनस W3 की वैल्यू क्या है? वो है 8000, तो 8000 इंटू 10, 8000 इंटू 10, एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहां से आपने R2 की वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। मैं डायरेक्टली R2 की वैल्यू लिख रहा हूं कैलकुलेट करके, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, तो ये कैलकुलेशंस आपको आती हैं, कोई टफ कैलकुलेशंस नहीं है, तो डायरेक्टली मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। अच्छा जी, 7 इंटू 5000, फिर है प्लस का साइन, फिर बनेगा जी 10000, पूरा 1 लाख ही बन जाएगा, 1 लाख, फिर आगे प्लस का साइन, और फिर वो 80,000 बन जाएगा, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 80,000। ये बन गया 2,15,000। 2,15,000 ये उधर शिफ्ट होगा, तो ज़ाहिर पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, फिर 20 उधर जाके डिवाइड होगा, तो डायरेक्टली मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 20 से। ये बन गया 10,750 न्यूटन। 10,750 न्यूटन, ये R2 की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई R2 की। अब R2 की इसी वैल्यू को आपने उठा के इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो आपको R1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, पुट इन 1, तो 1 में पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी डायरेक्टली मैं यहीं से फाइंड करके लिख देता हूं। तो ये बन जाएगी दिस इज इक्वल टू दिस एंड माइनस 23,000। ये बन गई 12,250 न्यूटन, 12,250 न्यूटन। लें जी, ठीक हो गया। अब बुक में शायद आंसर इस तरह से लिखा हुआ हो, इसको लिखा होगा 10.75 किलो न्यूटन, मे बी किलोज में लिखा हो, और इसको लिखा होगा कि 12.25 किलो न्यूटन। लें जी, ठीक हो गया, क्लियर? यस, एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. Clear है। जी, किसी को कोई मसला? सर डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम साइन पॉजिटिव लेते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज के साथ पॉजिटिव लगाया तो क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और अगर क्लॉकवाइज के साथ पॉजिटिव कर दिया तो एंटी क्लॉकवाइज के साथ नेगेटिव करना पड़ेगा। इट्स टोटली अप टू यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। लें जी फिर इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से।